सो ये थर्ड लेक्चर है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में आपने बायो-सावर्ट्स लॉ उसकी एप्लीकेशंस, एम्पियर सर्किट लॉ उसकी एप्लीकेशंस एंड उन सबसे पहले ऑयस्टर्ड रूल इन एम्पियर स्विमिंग रूल उसको समझा था। इस थर्ड लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी, या यूँ कहूँ कि एक चार्ज पार्टिकल जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसके ऊपर फोर्स लगेगी। उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। फिर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखेंगे जिसको हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। सो सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स। सो व्हेन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v enters in a uniform magnetic field B at an angle theta, making an angle theta with the external magnetic field. फाइन, तो वो अपने ऊपर एक एक्सपीरियंस करता है फोर्स। उस फोर्स के बारे में हमें पता है that F will be directly proportional to Q, क्योंकि इस V के दो कंपोनेंट हैं। V का रेजोल्यूशन है, रिजॉल्व करा हमने थीटा के अलॉन्ग V cos थीटा along the B and V sin theta which is perpendicular to B. Then F is directly proportional to V sin theta and F is directly proportional to B. इन सबको एक साथ कॉरिलेट करेंगे तो हम लिख सकेंगे F is proportional to Q V B sin theta, जिसमें K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है Q V B sin theta एंड यहाँ पर K की वैल्यू क्या है 1। देयरफॉर F वेक्टर की अगर बात करूँ, वेक्टर फॉर्म की बात करूँ तो इट विल बी Q V क्रॉस B, क्योंकि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ही वो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जिसकी वजह से आने वाला फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ साइन थीटा यूज़ हो रहा हो, दैट मीन्स उनके बीच में ज़रूर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। एंड डेफिनेटली हमें पता है दो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्रॉस प्रोडक्ट करके ही एक वेक्टर आंसर दे सकती हैं, डॉट प्रोडक्ट से नहीं दे सकती हैं। फाइन, सो यहाँ पर साइन थीटा था और ये वाला एक प्रूव मिला के हमने एफ वेक्टर को क्यू वी क्रॉस बी के फॉर्म में लिख दिया। फाइन, ये वो फॉर्मूला है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल जब किसी v वेलोसिटी के साथ एंटर करेगा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एट एन एंगल थीटा, तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी। इस फॉर्मूले के साथ साथ आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं टाइम पीरियड के बारे में, बिकॉज जब वो परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो उसका एक टाइम पीरियड भी होता है। तो जैसे ही एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है हम लिखते हैं F is equals to QVB sin 90, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है तो sin 90 1 हो जाएगा। एंड ये फोर्स उसको सर्कुलर लूप में घुमाती है, राइट। और सर्कुलर लेवल पे जब भी कोई चीज़ घूमती है तो फोर्स हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। तो mv²/r विल बी इक्वल्स टू QVB। सो यहाँ से हमारे पास r का फॉर्मूला आया mv/qb, mv/qb, ये हमारे पास r का फॉर्मूला आ गया। अब अगर हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v का फॉर्मूला होता है 2πr/t। ठीक यहीं से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2πr/v करके, जिसमें हमें अब 2π की वैल्यू पता है, 2π r का फॉर्मुलेशन हम अभी निकाल चुके हैं, तो हम लिख देंगे टाइम पीरियड में 2π और r के फॉर्मुलेशन में क्या लिखेंगे mv/qb, mv/qb इनटू में नीचे पहले से ही v पड़ा हुआ है, v कैंसिल आउट हुआ तो t विल बी इक्वल्स टू व्हाट 2πm/qb। सो वी कैन क्लियरली सी दिस कि टाइम पीरियड जो हमारा फाइनली निकलता है वो इंडिपेंडेंट होता है रेडियस के, कि कितना सर्कुलर पाथ का रेडियस है, या इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी के। इस केस में, ऐसे केस में जब एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो उसका जो टाइम पीरियड होगा एक रिवोल्यूशन का, ताकि वो अपना मोशन फिर दोबारा रिपीट करे, वो इंडिपेंडेंट होगा रेडियस के और वो इंडिपेंडेंट होगा वेलोसिटी के, राइट। इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है। बट वो क्यू बी एंड एम पे डिपेंडेंट है कि उसका चार्ज कितना है, उस मैग्नेटिक फील्ड कितने में एंटर करा है और उसका मास कितना है। अगर हम बात करें कि इसने परपेंडिकुलरली अगर एंटर नहीं किया होता तो भी क्या यही टाइम पीरियड निकलता। लाइक अगर किसी एंगल पे एंटर किया है लाइक दिस वन, तो भी क्या यही टाइम पीरियड निकलेगा, बिल्कुल यही टाइम पीरियड निकलेगा। बट उसका पाथ फिर सर्कुलर नहीं रहेगा, फिर उसका पाथ हेलिक्सिकल हो जाएगा। तो हेलिक्स पाथ में होता क्या है
सर्कल तो होता ही है, साथ ही साथ वो आगे भी ट्रेवल करता रहता है चार्ज पार्टिकल, राइट, जस्ट लाइक स्पाइरल बाइंडिंग आगे भी ट्रेवल करता रहता है। उसके ऊपर डिस्कशन बिल्कुल अलग है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। बट बिफोर दैट जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर सीखा है F=QV×B, इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर लेते हैं हम पॉइंट कि किस किस जगहों पे हमें अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी, राइट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B पैरेलल टू इट मतलब उसने एंगल जो फॉर्म किया है उसके वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो जीरो है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कुछ भी नहीं लगेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB साइन थीटा, साइन जीरो विल बी जीरो, कोई फोर्स नहीं लगा। बट व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑपोजिट दैट इन केस, देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बेसिकली होता क्या है, आप यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स देते हैं वो आप राइट हैंड को कर्ल करके देते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम देते हैं राइट हैंड कर्ल रूल। अभी कर्ल करना क्या होता है एग्जैक्टली इसका यही नाम नहीं, बट कर्ल करना होता क्या है, आप जिस वेक्टर को फॉर्मूले में क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है, जैसे ये V वेक्टर है और ये लेट्स से B वेक्टर है, राइट। तो अगर आप V×B करते हैं तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में आप रखते हैं अपने 4 फिंगर्स को, राइट, अलाइन करते हैं, नॉट एग्जैक्टली 4 की 4 फिंगर्स यहाँ पर प्लेस्ड होती हैं, 4 फिंगर्स यहाँ पर परपेंडिकुलर होती हैं, एंड वो आप कर्ल करते हैं 4 फिंगर्स को B की तरफ। तो जो थंब होता है वो डायरेक्शन देता है आपका फोर्स का, तो V×B में फोर्स की डायरेक्शन वो होगी जो V×B में आप कर्ल करेंगे फिंगर को, तो जो थंब होगा वो डायरेक्शन देगा आपको फोर्स का। बट अगर चार्ज नेगेटिव हो जाता है तो V×B हम करेंगे, थंब हमें कोई डायरेक्शन भी देगा लेकिन हम फोर्स को वो डायरेक्शन नहीं मानेंगे जो थंब देगा, हम उसके ऑपोजिट मानेंगे। कब ऑपोजिट मानेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, याद रखिएगा ये। तो मतलब तब हमारा V×B नहीं B×V देगा फोर्स का डायरेक्शन। When a charged particle moving with v velocity enters in a uniform magnetic field perpendicular to it, maximum magnetic force exerted on it. You know that कि अगर चार्ज पार्टिकल फिक्स है, उसकी वेलोसिटी फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, तो साइन थीटा ही वो कंपोनेंट है जो हमारे फोर्स को चेंज कर सकता है। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होती है साइन थीटा की, जब वो साइन 90 होता है। दैट मीन्स परपेंडिकुलरली एंटर करने पर मैग्नेटिक फोर्स सेम वेलोसिटी सेम चार्ज पार्टिकल की सेम मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी अगर वो परपेंडिकुलरली एंटर करेगा। एंड दिस फोर्स कंटिन्यूसली डिफ्लेक्ट्स द पार्टिकल साइडवेज। तो कंटिन्यूसली साइडवेज डिफ्लेक्ट करने का मतलब, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने टाइम पीरियड निकाला था एक सर्कुलर पाथ का, राइट। तो वही सर्कुलर पाथ फॉलो करने लग जाएगा वो, अगर वो साइडवेज हर पॉइंट पे उसको डिफ्लेक्ट करने लग जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर हर पॉइंट पे डिफ्लेक्ट करने लग जाएगा, दैट मीन्स वो उसको सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करवाना चाहता है। तो जब परपेंडिकुलरली कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उससे क्या पता चलता है कि वो उसको सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करवा रहा है। फाइन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स। अब हम देखेंगे कि हेलिक्सिकल पाथ में ट्रैवल कब करता है, पर उससे पहले एक और हम सर्कुलर पाथ का देख लेते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल, एंड देन सीधा चलेंगे हेलिक्सिकल पाथ में फॉलो करने के लिए जब एक चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पे एंटर करता है। सो देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली वो बात समझ आएगी जो अभी मैंने कही थी कि चार्ज पार्टिकल की फोर्स की डायरेक्शन जो है वो पता चलती है V×B से, बट अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो जाता है तो V×B का जस्ट उल्टा हो जाता है। तो देखिए इधर फिंगर्स रखेंगे हम लोग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड क्योंकि ये क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज, तो फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे इनटू द पेज। फिंगर्स को कर्ल करते ही हमें समझ में आ जाएगा कि थंब कहाँ मुड़ रहा है, लेफ्ट, थंब कहाँ मुड़ रहा है, लेफ्ट। इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर चीज़ लेफ्ट में मुड़ने का मतलब होता है ये पर्टिकुलर चीज़ इस तरीके से सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी, राइट। एंड इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर होगा एग्जैक्टली इस पॉइंट में, राइट। वेराज अगर हम बात करेंगे V×B की इस तरफ, तो यहाँ पर फिंगर्स इसके अलॉन्ग रखेंगे हम लोग, डेफिनेटली वेलोसिटी के अलॉन्ग रखेंगे, और क्योंकि ये डॉट है, मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द पेज, क्योंकि ये डॉट है, तो फिंगर्स जब इधर रखी हमने तो आउट ऑफ द पेज निकालने के लिए हमने फिंगर्स को कर्ल करा ऊपर की तरफ, और फिंगर्स को जैसे ही ऊपर की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब आएगा हमारा राइट को, थंब कहाँ आएगा, राइट को। आप देख सकते हैं फिंगर्स को इसके अक्रॉस रख के उसको कर्ल करेंगे अपवर्ड्स, तो थंब आएगा राइट को, राइट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, और थंब अगर राइट को आ रहा है तो इसको तो राइट वेज डिफ्लेक्ट करना चाहिए, बट देखिए ध्यान से V×B का आंसर भले ही राइट है तो फोर्स राइट की तरफ लग रही है, बट क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऑपोजिट फोर्स लगेगी, तो इधर अगर आ रहा है थंब तो दैट मीन्स फोर्स इधर लग रही है, इसीलिए ये जो घूमता है वो इस तरफ घूमता है ऐसे, और इसका जो सेंटर है वो यहाँ कहीं होगा, राइट। इस तरीके से
वो वाला पॉइंट जस्टिफाइड हो गया जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन कि क्या टाइम पीरियड वैसे ही रहता है, और टाइम पीरियड अगर वैसे ही रहता है तो हेलिक्सिकल पाथ में आखिर वो कितना ट्रैवल करता है डिस्टेंस उस दौरान। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा विद द वेलोसिटी v, इट मूव्स इन द हेलिक्सिकल पाथ। दिस इज़ द हेलिक्सिकल पाथ जिसकी हम बात कर रहे थे, राइट। तो इस हेलिक्सिकल पाथ की अगर हम बात करें तो ये चीज़ ऐसे घूमती है, जस्ट लाइक सोलेनॉइड जैसे, राइट, स्पाइरल शेप में, और आगे बढ़ती रहती है। सर्कुलर तो घूम ही रही है, साथ में साथ हॉरिजॉन्टली आगे भी बढ़ रही है ना। इस तरीके के अंदर हम लोग फोर्स, सेम फार्मूला, F इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू वी बी साइन थीटा, राइट, क्योंकि यहाँ पर एंगल अवेलेबल नहीं है हमारे पास, एट एन एंगल थीटा है तो थीटा मुझे मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल है, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट एम वी साइन थीटा होल स्क्वायर, एम वी साइन थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो हमारे को रख रहा है सर्कुलर पाथ में वो वी साइन थीटा कॉम्पोनेंट ही है, अपॉन आर इज इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा बी। नाउ वी साइन थीटा कैंसिल आउट, देयरफॉर वी साइन थीटा, थोड़ी सी यहाँ गलती है, ये एम नहीं है ये क्यू है, सो बेसिकली ये क्यू था, सो यहाँ पर एम वी साइन थीटा बाय क्यू भी आएगा इज इक्वल्स टू आर। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास आर का फिर दोबारा एक्सप्रेशन आ गया। अब हम चाहें तो v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई टी लिख सकते हैं। वैसे इस एक्सप्रेशन के अलावा भी आप बात कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि यहाँ पर v साइन थीटा है जो हमें एंगुलर लेवल पे कर्ल करवा रहा है, तो v साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा आर, और v साइन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर का एक्सप्रेशन क्या है, एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। नाउ v साइन थीटा कट गया, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू बी बाय एम। ये भी एक तरीका है रिलेशन जिसमें आपने एंगुलर एंड लीनियर का रिलेशन पुट कर दिया, जिसमें ओमेगा जो होता है वो 2 पाई बाय टी होता है, क्यू बी बाय एम, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई एम बाय क्यू बी, 2 पाई एम बाय क्यू बी। तो देखिए वापस से आप वहीं पहुंच गए, एग्जैक्टली सेम जगह विद द सेम एंगल, सेम टाइम पीरियड। तो एंगुलर लेवल पे भी, एंगल पे भी डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड, यहाँ पर भी टाइम पीरियड सिर्फ चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड एंड मास पे ही डिपेंडेंट है, राइट। अच्छा, टाइम पीरियड के अलावा, क्योंकि हमारे पास वी साइन थीटा का काम हमने बता दिया कि वी साइन थीटा का काम है कि एंगुलर लेवल पे उसको सर्कल में मूव कराना, लेकिन वी के दो कॉम्पोनेंट्स है, एक वी साइन थीटा और एक वी कॉस थीटा, और वी कॉस थीटा तो इसको आगे लेके जा रहा है, तो जितने समय में ये एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, मतलब द टाइम पीरियड इन विच इट इज़ कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन, उतने समय में क्या वी साइन थीटा ने इसको आगे खिसकाया होगा, और कितना आगे खिसकाया होगा, उसका नाम है यहाँ पर पिच। सो देखिए, लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज कॉल्ड पिच। वो जो हेलिकल पाथ के दौरान जो लीनियर डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, राइट, उसी सेम टाइम पीरियड में, उसको हम पिच कहते हैं। पिच इज इक्वल्स टू v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, v cos थीटा इंटू 2 पाई एम बाई क्यू बी, सेम एक्सप्रेशन। सो ये पिच का एक्सप्रेशन है फाइनल आपके पास, राइट। चलिए, जितना सीखा है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे टॉपिक के साथ। क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज मास इज इतना, चार्ज इज इतना, मूविंग विद दिस मच स्पीड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 × 10⁻⁴। सो बेसिकली रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एम वी बाय क्यू बी, राइट, ये रेडियस का फॉर्मूला है। एंड इसके तहत अगर आप मास की बात करें तो 9.1 × 10⁻31, वेलोसिटी हमारे पास है 3 × 10⁻7, चार्ज 1.6 × 10⁻19, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला। फाइन, इस सब को सॉल्व करेंगे तो रेडियस आएगा हमारे पास 0.2843 मीटर। फाइन, एंड आगे चल के हमसे पूछा है दैट व्हाट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फॉर्मूले में वैसे यहाँ पर साइन थीटा भी होता था, बट ऑफ कोर्स क्योंकि परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, तो साइन 90 जो है वो 1 हो चुका है। आगे इन्होंने हमसे पूछा है व्हाट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फ्रीक्वेंसी एंड देन उसके बाद एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T, एंड
टाइम होता है हमारे पास, टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, तो यहाँ पर हो जाएगा ये qb/2πm, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 6 इंटू 10⁻⁴ होल अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रिक्वेंसी निकलेगी 1.678 इंटू 10⁻⁷ हर्ट्ज़। फाइन, ये फ्रिक्वेंसी है। कैलकुलेट द एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है विच इज़ हाफ mv², that is half into 9.1 into 10⁻31 into v², that is 3 into 10⁻⁷ होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एनर्जी निकलेगी जूल्स में 40.5 विच इज़ 40.5 इंटू 10⁻⁷ जूल्स, 17 जूल्स। एंड अगर बात करें इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए, तो जूल्स को देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड करके, और किलो को बदलने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। देयरफॉर हमें इसको डिवाइड करना है 40.5 को इंटू 10⁻⁷ होल अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻16 से, क्योंकि -19 इंटू 10⁻³ नीचे, तो बेस सेम पावर -16, ये इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर देगा, राइट। फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ, जूल्स को आपको अगर कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। किलो को हटाने के लिए 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, तो किलो लाने के लिए हम 1000 डिवाइड करेंगे, तो नीचे -19 और 1000 ने -16 कर दिया है, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइन, ये कंप्लीट क्वेश्चन था। इन्होंने जो जो डिमांड किया हमसे, इन्होंने सबसे पहले डिमांड किया कि हम इन्हें रेडियस बताएं, सो ये रेडियस का आंसर है। देन इन्होंने बताया कि फ्रीक्वेंसी इन्हें चाहिए, तो हमने ये फ्रीक्वेंसी निकाल दी विच इज़ समवेयर अबाउट 1.7 इंटू 10⁻⁷ हर्ट्ज़। देन इन्होंने हमसे एनर्जी बोली, क्योंकि यहाँ पर एक ही टाइप की एनर्जी दिख रही है, मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी दिख रही है, तो हमने इनको काइनेटिक एनर्जी बताई किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इनकी डिमांड थी उसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम बताएं, ना कि जूल्स में। फाइन, ये 3 पार्ट्स थे क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड एट अ राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.019 g। तो यहाँ पर इस गॉस को हमें कन्वर्ट करना है टेस्ला में। एंड कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी हमारे पास रेडियस ही निकालना है हमें, और रेडियस का फॉर्मूला mv/qb विच इज़ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वेलोसिटी 10⁵ होल अपॉन चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ -19, एंड b को हमें मैग्नेटिक फील्ड को, सो इट्स 0.019 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। फाइन, ये सब इसलिए किया ताकि इसका आंसर मीटर में आ सके, एंड इसको सॉल्व करके आंसर आप खुद निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस क्वेश्चन सेज इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 8 गॉस इज मेंटेन्ड। तो यहाँ पर सीधा आप देख सकते हैं तुरंत अब कि ये 8 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला है। एन इलेक्ट्रॉन विद द स्पीड ऑफ इतना एंटर्स इन अ चैम्बर डायरेक्टेड नॉर्मल्स टू द फील्ड। डिस्क्राइब द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो पाथ क्या होगा इलेक्ट्रॉन का? सर्कुलर, क्योंकि वो नॉर्मली एंटर कर रहा है। व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन? सो बेसिकली टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रिक्वेंसी, विच इज़ qb/2πm, बिकॉज 2πm/qb होता है टाइम पीरियड, तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगा qb/2πm। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो 1.6 इंटू 10⁻⁹। मैग्नेटिक फील्ड हमारी 8 इंटू 10⁻⁴ है, होल अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास मास, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज और मास जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होता है, वेराज मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन थी। इससे हम फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, इतना हर्ट्ज़ आएगा हमारे पास फ्रिक्वेंसी। लास्ट पार्ट, व्हाट हैपन्स टू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ इट्स progressively loses its kinetic energy due to collision with the atom
अगर वो काइनेटिक एनर्जी रेगुलरली अपनी लूज़ कर रहा है तो उसके पाथ पे कोई फ़र्क आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। देयर विल बी नो चेंज इन इट्स पाथ। क्योंकि अगर हम बात करें कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। सो अगर काइनेटिक एनर्जी अपनी वो रिड्यूस कर रहा है तो ना तो उसका चार्ज बदला, ना मैग्नेटिक फील्ड, ना ही मास बदला। तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी बदलने से रेडियस तो बदल सकता है बट उसका पाथ तो नहीं बदलेगा। देयर विल बी नो चेंज इन इट्स पाथ बट रेडियस विल रिड्यूस, स्पीड विल रिड्यूस, बट टाइम पीरियड तो ना रेडियस पे डिपेंड करता है ना स्पीड पे। देयरफॉर टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। पाथ भी सेम रहेगा, टाइम पीरियड भी सेम रहेगा, बस स्पीड और रेडियस जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएंगे इस कोलिशन की वजह से। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में फ़र्क क्या होता है? पहले प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपके साथ। प्रोटॉन के बारे में हम जानते हैं चार्ज जो है वो E है, मास जो है वो m है, ठीक है। वेराज अगर यहीं पर मैं बात करूं अल्फ़ा पार्टिकल की तो चार्ज जो है वो ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन है एंड मास जो है वो 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन है। देयरफॉर ये अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज है, ये अल्फ़ा पार्टिकल का मास है, ये प्रोटॉन का मास है, राइट, एंड ये प्रोटॉन का चार्ज है। प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास, चार्ज डबल हो जाता है एंड मास 4 टाइम्स हो जाता है। तो बेसिकली टाइम पीरियड कितने टाइम्स होगा उसका अल्फ़ा का विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, ये इन्होंने यहाँ पर सबसे पहला सवाल पूछा है हमसे, राइट। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं दैट टाइम पीरियड इज़ 2πm/qb। सो टाइम पीरियड ऑफ अल्फ़ा विल बी 2π × 4m/2e × b which is twice of 2πm/EB। वेराज अगर हम बात करें प्रोटॉन का तो प्रोटॉन का टाइम पीरियड क्या होगा? 2πm/EB। therefore टाइम पीरियड ऑफ अल्फ़ा इज़ ट्वाइस द टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर मुझे साफ ये वाली चीज़ जो है वो प्रोटॉन का टाइम पीरियड दिख रहा है। देयरफॉर ट्वाइस करने पे प्रोटॉन के टाइम पीरियड को ट्वाइस करने पे टाइम पीरियड अल्फ़ा पार्टिकल का मिल सकता है। ये ए पार्ट है। बी पार्ट हमसे पूछा है दैट रेडियस का रेशो निकालें हम लोग, राइट। तो रेडियस का एक्सप्रेशन क्या होता है? mv/qb। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द टू पार्टिकल्स। नाउ अ प्रोटॉन and alpha particle enters in a uniform magnetic field perpendicularly with the same speed। सेम स्पीड मतलब दोनों की स्पीड तो सेम है। therefore जब आप करेंगे rp/r अल्फ़ा तो rp क्या लिखेंगे आप लोग? mpv/qp/b इंटू q अल्फ़ा b/m अल्फ़ा v, क्योंकि वो रेसिप्रोकल इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो डिवाइड हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि अल्फ़ा का रेडियस डिवाइड हो रहा था इसलिए मुझे उसके एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ा? रेसिप्रोकल। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे सो m × v अपॉन e × b इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ e × b अपॉन 4 टाइम्स ऑफ m × v। सो v कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, b e कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गए। 2 ने 4 को 1:2 पे काट दिया। सो rp/r अल्फ़ा इज़ 1:2। ये लास्ट क्वेश्चन था जितना हमने अभी तक सीखा उसके ऊपर, ये लास्ट न्यूमेरिकल था। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, लॉरेंस फोर्स को सीखते हैं एंड देन आगे बात करेंगे। सो लॉरेंस फोर्स क्या होती है? जब भी एक चार्ज पार्टिकल किसी v वेलोसिटी से एंटर करता है एक रीजन में, एक ऐसे रीजन में जहाँ पर पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही अवेलेबल होती हैं, तो उस पर 2 तरीके की फोर्सेज लगने लग जाती हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। तो उसकी जो टोटल फोर्स होती है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं लॉरेंस फोर्स, जो दोनों के फोर्सेस के एक साथ लगने पे आती है। वेक्टरली ऐड होती हैं ये फोर्सेस
आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर से, क्यू ई होता है, एफ ई विल बी इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर, वेयरएज एफ बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ये अभी हमने पढ़ा है, राइट। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे एफ ई वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर, तो जो नेट फोर्स निकलेगी, टोटल फोर्स निकलेगी, उसी को हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। चार्ज दोनों में सेम है, कॉमन निकाल लिया, तो ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर। अब टाइम पे कुछ वैल्यूज़ चेंज होने से, कुछ डायरेक्शंस चेंज होने से इस नेट फोर्स के अंदर कुछ हमें कंक्लूजन्स मिलते हैं। उन कंक्लूजन्स को देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन है जब वी ई बी वेक्टर सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, राइट। सो इस तरीके की सिचुएशन में अगर हम बात करें कि v क्रॉस b, क्योंकि v और b आपस में परपेंडिकुलर हैं, और फोर्स जो होता है मैग्नेटिक फोर्स वो v क्रॉस b से मिलता है, वो भी परपेंडिकुलर होगा v और b के। और v और b के पहले से ही कौन परपेंडिकुलर म्यूचुअल, तीन ही तरीके की तो परपेंडिकुलर लाइंस हो सकती हैं, x y और z। तो अगर लेट्स से ये x में है, ये y में है और ये z में है, तो x क्रॉस y तो z ही देगा ना। तो या तो ये उसके डायरेक्शन में जाएगा या उसके खिलाफ जाएगा। अगर उसके डायरेक्शन में गया तो ऐड हो जाएगा, खिलाफ जाएगा तो सबट्रैक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कुछ इस कदर कंडीशन है कि एफ ई प्लस एफ बी वेक्टर ज़ीरो हो रहा है, राइट। मतलब ये कह रहे हैं कि ये वी था, ये बी था, ये वी था और ये था ई वेक्टर परपेंडिकुलरली। तो वी क्रॉस बी का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो ऐसे निकला। तो इसकी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ना कि सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में, द सेम मैग्नीट्यूड है, जिसकी वजह से नेट आंसर ज़ीरो हो जा रहा है। ओके, नेट आंसर ज़ीरो हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए इन्होंने एफ ई और एफ बी को इक्वल पुट किया हुआ है, क्यू ई इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, क्यू कैंसिल आउट। देयरफॉर वेलोसिटी आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं इस तरीके के केसेस में, दैट इज़ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। एक और जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही परपेंडिकुलर होता है, और वहाँ पर भी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड ही बताती है स्पीड। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का काम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करके लाइट पैदा करती हैं, लाइट का प्रोपोगेशन करवाती हैं, और लाइट के प्रोपोगेशन की स्पीड भी ऐसे ही निकलती है वहाँ पर, राइट। बस फ़र्क इतना है वहाँ पर ई बाई बी की जगह ई नॉट बाई बी नॉट हो जाता है, बट ये उसका काम बाद में आएगा, ये याद रखिएगा। सो दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन यूज्ड इन वेलोसिटी सिलेक्टर। मतलब वेलोसिटी सिलेक्टर मतलब एज एन ऐसा, जब आपको वेलोसिटी सिलेक्ट करनी हो कि नेट लॉरेंस फोर्स उसके ऊपर ज़ीरो लगे, मतलब ऐसे किसी रीजन से वो बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हो जाए, राइट, बिना उसमें कोई असर दिखाए वो पास हो जाए स्ट्रेट अवे, ऐसे टाइम पे ऐसे वेलोसिटी सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, सो इस केस में हमारे पास है दैट जब वी ई बी ऑल आर थ्री कोलिनियर है, दैट मीन्स देयर इज़ नो मैग्नेटिक फोर्स। कोलिनियर का मतलब सेम लाइन में होते हैं, तो वी और बी अगर सेम डायरेक्शन में है तो साइन ज़ीरो हो जाएगा, साइन ज़ीरो होता है, देयरफॉर देयर इज़ नो मैग्नेटिक फोर्स। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही बचेगी, मैग्नेटिक फोर्स तो आएगी नहीं, क्योंकि साइन ज़ीरो होता है इस तरीके के केस में। तो सारा का सारा एक्सेलरेशन कौन देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज़ क्यू ई बाई एम। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम ऑल विल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चेंज करेगा, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही अवेलेबल है। ये एक अलग कंडीशन थी। चलिए लॉरेंस फोर्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है द इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग वेस्ट टू ईस्ट एंटर इन अ चैम्बर हैविंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेटअप इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन। तो बेसिकली पहले यहाँ पर हम एक FBD से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बना देते हैं, एंड देन उसके बाद जो इन्होंने जिस डायरेक्शन में कहा है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। देन वी विल डिसाइड कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल कर रहा है वो वेस्ट टू ईस्ट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में पर्टिकुलरली हमारे पास गिवन है वेलोसिटी, फाइन। इस डायरेक्शन में कौन है, वेलोसिटी वेक्टर। एंड अगर हम बात करें इस डायरेक्शन में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन हमारे पास अवेलेबल है ई वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। अब किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट करे बिना स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर जाए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारे पास
इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, राइट, इस डायरेक्शन में। तो हम क्या चाहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगे, इस डायरेक्शन में और इक्वल लगे, ताकि नेट फोर्स कैंसिल हो। और उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगाने के लिए, तो फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि ये जो है, ये है वो चैम्बर, ये उस चैम्बर का लेंथ एंड ब्रेथ के अकॉर्डिंगली नॉर्थ ईस्ट वेस्ट है। तो मुझे लगता है चैम्बर में यहाँ पर हर जगह इनटू द पेज या डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, इनटू द पेज वर्ड बोलूँ या डाउनवर्ड्स डायरेक्शन बोलूँ, चैम्बर के अकॉर्डिंगली, रूम के अकॉर्डिंगली डाउनवर्ड्स, डाउन टू द अर्थ, और वेर एज पेज के अकॉर्डिंगली इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, राइट। क्रॉस इसलिए मैंने हर जगह बना दिया। अब इससे हुआ क्या, अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड्स है, राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो V क्रॉस B जब हम करने जाएंगे तो हमारा थंब आएगा ऊपर, V क्रॉस B करने जाएंगे मतलब V के अक्रॉस अपने फिंगर्स को रखेंगे और कर्ल करेंगे B के लिए इनटू द पेज, तो हमारा थंब कहाँ आएगा, राइट हैंड का थंब ऊपर की तरफ। वो राइट हैंड का थंब हमारा जो ऊपर की तरफ आएगा वो मैग्नेटिक फोर्स दे रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले से ही क्लियर है, नीचे है, मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ में हो गई, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कब, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज और डाउनवर्ड्स, राइट, चैम्बर के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये क्वेश्चन हमसे कहता है देयर इज़ अ पेंसिल बीम ऑफ बीटा पार्टिकल्स, राइट, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, मूविंग विद द स्पीड ऑफ v, enters in a region 1 where the uniform electric and magnetic field are present. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो मुझे दिख भी रही है यहाँ पर, राइट, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दिस पॉजिटिव नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। लेकिन येस वो कह रहे हैं इस फर्स्ट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अवेलेबल है। बीटा पार्टिकल्स स्ट्रेट अवे चला जाता है बिना डिफ्लेक्ट करे फ्रॉम द फर्स्ट रीजन। सो फर्स्ट रीजन से वो बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल जाता है। वेयर एज यहाँ पर बात है दैट these beta particles then move into the region second where only magnetic field is available, right. The path of beta particle in two regions is shown in the figure. एक में वो straight away निकला, अगले में ऐसे पाथ में मुड़ गया, right. तो पहले एक पाथ की बात करते हैं। B एग्जैक्टली कैसे अवेलेबल होगा जो वो बिना डिफ्लेक्ट करे चला गया। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट, यहाँ पर है हमारे पास Fe, और क्योंकि ये बीटा पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ होगी, तो नीचे की तरफ किसको होना पड़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स को। अब मैग्नेटिक फोर्स कब नीचे की तरफ होगी, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपने 4 फिंगर्स को प्लेस किया, इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में आपने 4 फिंगर्स को प्लेस किया। अब सोचिए अगर 4 फिंगर्स को इस डायरेक्शन में प्लेस किया तो इसका नेट फोर्स कहाँ पर है, नेट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ निकलना चाहिए। इसका मतलब इसका नेट फोर्स नीचे की तरफ तब आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होगी। क्यों इनटू द पेज, क्योंकि इनटू द पेज होने की वजह से इसका थंब आएगा ऊपर की तरफ, V क्रॉस B का थंब आएगा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ थंब की जगह हम नीचे की तरफ क्यों लेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, राइट। तो V क्रॉस B का जो भी आंसर होगा उसके ऑपोजिट लेते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। ये हमने बोला था जब चार्ज पार्टिकल क्या होगा, नेगेटिव, और बीटा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होते हैं, राइट। तो ये नीचे की तरफ तभी आएगा जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होगी। एंड इसके हिसाब से इस क्वेश्चन में फिर करेक्शन है कि ये जो पार्टिकल है वो ऐसे घूमेगा, क्योंकि जब नेक्स्ट रीजन में खाली मैग्नेटिक फील्ड रह गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है ही नहीं, राइट। तो ये चीज़ जो है वो ऐसे घूमेगी क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स खाली नीचे की तरफ लग रही है। देन कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो हमने बता दिया इनटू द पेज है। स्टेट द रिलेशन बिटवीन E एंड B इन द फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन में E एंड B में क्या रिलेशन है, V इज इक्वल्स टू E एंड B। क्यों V इज इक्वल्स टू E एंड B,
ये तब रिलेशन आता है जब वो बिना डिफ्लेक्ट करे चला जाता है, और बिना डिफ्लेक्ट करे वो तब जाता है जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ऑपोजिट और इक्वल होती हैं। दैट मीन्स क्यू ई इज इक्वल्स टू वी बी, जिसमें हमारे पास v का आंसर आ जाएगा E बाई बी, राइट। तो ये रिलेशन है, स्पीड इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के लिए एक्सप्रेशन डिराइव हमने अभी इसी वीडियो में शुरुआत में किया है, रेडियस का एक्सप्रेशन डिराइव। वैसे ही बीटा पार्टिकल के लिए भी करेंगे, जिसमें मास उसका इलेक्ट्रॉन की तरह और चार्ज भी उसका इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। एंड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन सेकेंड इज चेंज टू n टाइम्स इट्स अर्लियर, अगर मैग्नीट्यूड हम n टाइम्स कर दें, राइट, फाइंड द फैक्टर ऑफ द रेडियस। नाउ रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला होता है हमारे पास mv बाई क्यू बी। तो देयरफॉर इफ b डैश विल बी n टाइम्स ऑफ b, हेंस r विल बी r डैश विल बी r बाई n। पुराने वाले रेडियस के n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा रेडियस, तो रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। इस लास्ट पार्ट का आंसर क्या है? रेडियस विल डिक्रीज, ये डी पार्ट है इसका, जिसका आंसर है रेडियस विल डिक्रीज बाय n टाइम्स इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज बाय n टाइम्स। याद रखिएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। और ये एक्सप्रेशन डिराइव करना है, ये सी पार्ट है, और ये आप एक्सप्रेशन डिराइव ऑलरेडी कर चुके हैं इसी वीडियो में शुरुआत में, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पर हमसे पूछा है चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन एन एनवायरनमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग and non-uniform magnetic field varying point to point with its magnitude as well as direction। तो अगर इस पूरे ट्रेजेक्ट्री के दौरान क्या उसकी फाइनल स्पीड जो होगी वो उसकी इनिशियल स्पीड के इक्वल होगी, और इट्स फाइनल स्पीड इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड इफ इट सफर्स नो कोलिजन? आंसर विल बी येस। डेफिनेटली हमें ऐसा लग सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, मैग्नेटिक फोर्स तो फिर बार बार चेंज करती रहेगी, राइट, बट मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज करने का मतलब होता है एग्जैक्टली बस उसकी डायरेक्शन को चेंज करना, राइट। तो उसके डायरेक्शन पे तो असर डाल सकता है, लेकिन उसके स्पीड पे कुछ खास असर नहीं डाल सकता है। तो अगर कोई कोलिजन नहीं होता है तो डेफिनेटली उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हो सकती है बट स्पीड नहीं। And velocity is a vector quantity which depends upon magnitude as well as direction, right? So cyclotron एक accelerating device है जो accelerate करती है charge particles को, but with certain limitations। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके के charge particles को accelerate करती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा particles, ये सारे ही heavy particles हैं। तो heavy charge particles को accelerate करती है, light charge particles को accelerate नहीं कर पाती। रीज़न क्या है उस लिमिटेशन का वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट याद रखिएगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या फिर हैवी चार्ज पार्टिकल, बात एक ही है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही हैवी पार्टिकल्स होते हैं, उनको एक्सेलरेट करता है एक ऐसा डिवाइस जिसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन। मुद्दा ये है कि एक्सेलरेट करना क्यों है? एक्सेलरेट इसलिए करना है ताकि एक्सेलरेट करा के हम इसको हिट करवा सकें, कोलाइड करवा सकें अपने टारगेट के साथ, और डिफरेंट न्यूक्लियर फिज़िक्स, एटॉमिक फ़िज़िक्स, इनके अंदर नई नई डिस्कवरीज कर सकें, नए नए चीज़ों को जान सकें हम लोग। तो उसको हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कराते हैं एक्सेलरेट। और ये एक्सेलरेटर्स जो होते हैं, ये खाली साइक्लोट्रॉन एक एक्सेलरेटर नहीं है, और भी बहुत सारे एक्सेलरेटर्स हैं। वेन डी ग्राफ जनरेटर एक तरह का एक्सेलरेटर है जो अभी आपके टॉपिक से हट चुका है वैसे कई साल पहले, और सिंक्रोट्रॉन होता है एक्सेलरेटर, लीनियर एक्सेलरेटर होता है। सो डिफरेंट एक्सेलरेटर्स होते हैं। ये सारे एक्सेलरेटर्स अलग अलग लैब्स में, अलग अलग रिसर्च डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल हैं। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में ये IUAC में अवेलेबल है, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटिंग सेंटर। और अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से ऐसे रिसर्च सेंटर्स हैं जो डील करते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स से, एटॉमिक फिज़िक्स से, तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस DAE के अंडर फॉल होते हैं, यस, आपके देश में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है DAE, डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, राइट। तो मैंने बोला ये IUAC में अवेलेबल है, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटिंग सेंटर दिल्ली में, राइट। और बार्क में भी अवेलेबल है ऐसे एक्सेलरेटर्स, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या यूँ कहूँ कि ऐसे एक्सेलरेटर्स या एक्सेलरेटर्स से होने वाले एक्सपेरिमेंट्स और ये न्यूक्लियर फिज़िक्स को बहुत ज़्यादा डील करने वाली चीज़ें, राइट, ये सारी फॉल होती हैं आपके देश में DAE में। सो डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ये सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये, इनकी सिक्योरिटी इतनी हाई होती है कि आप समझ लीजिए एक तरह का आर्मी का पूरा बेस होता है ऐसी जगहों पे, क्योंकि देश के बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक साइंटिफिक
रिसर्च जो हो रही होती है वो चल रही होती है इसमें, जिसका देश का इवन डिफेंस भी इसी में आता है। जैसे अगर आपने DRDO को नाम सुना होगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम DRDO, DAE ये सब मिल के काम करते हैं देश के डिफेंस में, राइट। इन सब जगहों पे ऐसी चीज़ों का यूज़ होता है। इस एक्सेलरेटर का क्या काम है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं और इसका मॉडल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डी शेप में डिस्क मिल रही है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है इनटू द पेज, राइट। एंड ये जो डी शेप है इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी जाती है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जिसमें एक समय पे ये पॉजिटिव होता है और एक समय पे ये नेगेटिव होता है, लेकिन अगले ही क्षण जब वो हाफ सर्कल कंप्लीट कर लेता है चार्ज पार्टिकल, ये नेगेटिव बन जाता है, फिर ये पॉजिटिव बन जाता है। फिर हाफ सर्कल कंप्लीट करता है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ऐसे टर्न बाय टर्न ये अपने जो एक पोलैरिटी होती है उसको चेंज करते रहते हैं। ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर का काम होता है ऐसे इनको पोलैरिटी चेंज करवाना। एंड यू नो दैट कि फोर्स जो होती है या रेडियस जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही ये एक्सेलरेट होता है तो उसका रेडियस बढ़ जाता है, फिर घूम के आता है, एक्सेलरेट करता है, फिर रेडियस बढ़ जाता है। तो हर बार ये जो एक्सेलरेट करता है ये इस दौरान होता है जब ये हवा में होता है, ना इसके इन्फ्लुएंस में ना इसके इन्फ्लुएंस में, तब ये एक्सेलरेट करता है। इस दौरान ये एक्सेलरेट नहीं करता, इस दौरान ये सिर्फ अपना मोशन कर रहा होता है सर्कुलर पाथ में, देन फिर एक्सेलरेट करता है, फिर रेडियस बढ़ जाता है। ऐसे करते करते रेडियस बढ़ते बढ़ते एक टाइम आता है कि ये विंडो से बाहर निकल के टारगेट को हिट करा लेता है, राइट। अब एक्सेलरेट क्यों करेगा? क्योंकि जब भी आप किसी वेलोसिटी को एक फोर्स के इन्फ्लुएंस में डालते हैं तो उस पर एक्सेलरेशन पैदा होती है, और वो फोर्स होती है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे ये हवा में होता है, यहाँ पर जो लेट्स से आपने प्रोटॉन हवा में है, राइट, तो यहाँ पर जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाता है, और अट्रैक्ट करवाने के चक्कर में वो उसको एक्सेलरेट कराता है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन अंदर जाके ऐसा कुछ नहीं होता, इनसाइड ऐसा कुछ नहीं होता, इनसाइड स्पीड नहीं बढ़ती, इनसाइड बस मैग्नेटिक फोर्स लगती है जो उसको सर्कुलर पाथ में टर्न करा रही होती है। फिर यहाँ आता है, फिर स्पीड बढ़ जाती है, फिर यहाँ आता है, फिर स्पीड बढ़ जाती है। ऐसे करके स्पीड बार बार बढ़ती रहती है। स्पीड बढ़ाने का काम किसका है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। और इसको सर्कुलर पाथ में घुमाने का काम किसका है? मैग्नेटिक फोर्स का, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। और ऐसे करते करते इसका रेडियस बढ़ जाता है, और रेडियस का एक्सप्रेशन आप जानते हैं। रेडियस का एक्सप्रेशन आपके पास आया था mv/qb, राइट। b चेंज नहीं करा आपने, q चेंज नहीं करा, m चेंज नहीं करा, लेकिन बार बार हवा में आते ही इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो इसका रेडियस भी बढ़ जाता है। सिंपली जाके फिर ये एक टाइम पे आके इसको हिट कर देता है टारगेट को इस विंडो से निकल के। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चाहिए आपको? स्मॉल होलो मेटालिक हाफ सिलेंडर्स चाहिए, जिनको आप डीज कहते हैं, D1 एंड D2। एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर चाहिए, और इस ऑसिलेटर का फ्रिक्वेंसी मतलब ये कब पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल को ऑसिलेट करेगा, चेंज करेगा, वेरी करेगा, कि पॉजिटिव को नेगेटिव बनाएगा और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो मैच खानी चाहिए उस चार्ज पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी की। थोड़ी देर पहले हम लोग इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं इनफैक्ट कि टाइम का फॉर्मूला क्या है या फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है। तो अगर आपको याद हो टाइम का फॉर्मूला, तो आपने अभी अभी डिराइव करा है 2πm/qb, राइट। ये टाइम का फॉर्मूला है, और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो कहीं पे भी दूर दूर r या v का कोई डिस्कशन नहीं है। तो इसका मतलब ये फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि ये कितना रेडियस लेके आ रहा है, कितना बड़ा सेमी सर्कल लेके आ रहा है, इसका जो टाइम पीरियड है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि ना 2 बदल रहा है, ना पाई, ना m, ना उसका चार्ज, ना ही मैग्नेटिक फील्ड। जब टाइम पीरियड ही नहीं बदल रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी होती है 1/t विच इज़ qb/2πm, राइट। डेरिवेशंस इसकी आपको आती हैं ऑलरेडी, बड़ी देर से हम यही कर रहे हैं, इसी को डिराइव कर रहे हैं कि कैसे हमने डिराइव करा है सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ इक्वेट करके। एंड इस दौरान ये फ्रीक्वेंसी जब आप पता लगा लेंगे कि कौन सा चार्ज पार्टिकल है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है और उसका मास क्या है, तो उस फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे ही आप इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं कि इस समय पे उसको अपना पोटेंशियल बदलना है। क्यों बदलना ज़रूरी है? नहीं तो वो डीएक्सलेट कर जाएगा ना। लेट्स से ये एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल था जब एंटर करा प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन एंटर करा तो नेगेटिव था। अगर निकलने के बाद भी यही नेगेटिव रहा और ये पॉजिटिव रहा तो प्रोटॉन इधर पॉजिटिव के पास थोड़ी जाना चाहेगा, नेगेटिव ही उसको पीछे की तरफ पुल करेगा और पॉजिटिव इधर से उसको रिपेल करेगा, तो उसकी स्पीड इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, ये जरूर बात है कि वो चलते चलते तेज उसके अंदर एंटर जरूर कर जाए, लेकिन अपनी स्पीड डिक्रीज कर देगा भाई। और स्पीड डिक्रीज करने का मतलब रेडियस डिक्रीज करना, वापस रुक जाएगा। अगर ये ऑसिलेटर खराब हो गया, इसने ऑसिलेट करना ये भूल गया सही समय पे, तो मिली मिलाई स्पीड बना बनाया रेडियस भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा, स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी और वापस रुक जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं सही समय पे जैसे ही यहाँ छोड़े इसको,
ये नेगेटिव से बन जाए पॉजिटिव और ये पॉजिटिव से बन जाए नेगेटिव, ताकि ये नेगेटिव आने वाले प्रोटॉन को अट्रैक्ट करे और जैसे ये पॉजिटिव बना था ये उसको रिपेल करे, एक तरह का उसको पुश मिले और ये तेज स्पीड से इसके अंदर एंटर करे D1 के अंदर, D2 के अंदर, और फिर D2 को छोड़ते हुए D1 के अंदर एंटर करते हुए एक तेज स्पीड से पुश मिले उसको, राइट। ये काम कौन करता है इसके लिए? हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। और उसकी फ्रिक्वेंसी हम क्या सेट करते हैं कि वो उसको पुश कर पाए? इस वैल्यू के बराबर हम उसकी फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, राइट। क्या है इसका कंस्ट्रक्शन, कैसे होती है इसकी वर्किंग, ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, पूरा थ्रू आउट समझा दिया अच्छे से। फॉर्मूला आप समझ गए होंगे साइक्लोट्रॉन वर्क कैसे करता है। अब इसके लिमिटेशंस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले लिमिटेशन, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं करता है साइक्लोट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स को कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स को आपके सिंक्रोट्रॉन करते हैं, राइट। सिंक्रोट्रॉन याद रखिएगा नाम। न्यूट्रॉन्स नहीं एक्सेलरेट हो पाएंगे क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं और ये सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है। साइक्लोट्रॉन इज सूटेबल ओनली फॉर एक्सेलरेटिंग हेवी पार्टिकल्स। ऐसा क्यों? इस फॉर्मूले की वजह से, क्योंकि देखिए अगर लाइट पार्टिकल होगा ना तो उसका मास बड़ी चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। ये रिलेटिव मास का एक्सप्रेशन जो हमारे पास है ये लिमिट आउट करता है पॉजिटिव आयंस को, राइट। एंड इसी के अकॉर्डिंगली हमारा टाइम पीरियड भी फिर बदल जाता है। तो STR थ्योरी होती है एक, आई होप आपने STR नाम कभी ना कभी सुना होगा, STR या GTR नाम कभी ना कभी सुना होगा। नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके लेवल पे सुनना ज़रूरी भी नहीं है। STR एंड GTR होते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये 5 उन पेपर्स में से है जो 1905 में आइंस्टाइन ने दिए थे। उसमें से STR ने मास के वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पीड निकाला था, जिसकी वजह से फिर टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जैसे नाम भी आए थे। ये टाइम डायलेशन का फॉर्मूला है, ऐसी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। मतलब स्पीड के अकॉर्डिंगली, ना कि सिर्फ मास, टाइम और लेंथ दोनों चेंज हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर थोड़ा फ़र्क आ जाएगा, फिर उस हिसाब से वर्कआउट नहीं कर पाएगा दैट हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। टाइम में भी अगर चेंज आ जाएगा तो ये कुछ लिमिटेशंस है साइक्लोट्रॉन की, कि उसको मास का बड़ा ध्यान रखना होता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकता है, न्यूट्रल पार्टिकल को नहीं कर सकता है। ये कुछ लिमिटेशंस है साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर की। फाइन, यही था हमारा आज का टॉपिक जितना हमने डिस्कस करा। अब हमें होमवर्क जानना है अपना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। होमवर्क है हमारा पेज नंबर 24 से लेकर पेज नंबर 36 तक, यहाँ तक हमें करना है नेक्स्ट क्लास से पहले। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने आज जितना भी सीखा एक चार्ज पार्टिकल के लिए, कि चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो फोर्स लगती है उसके ऊपर, वही चार्ज पार्टिकल मोशन में आके करंट भी तो जनरेट करता है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या फोर्स लगती है, उससे कैसे हम टॉर्क पता लगाएंगे एक रेक्टेंगुलर कॉइल में, देन उसी की हेल्प से हम गैल्वेनोमीटर वगैरह को समझेंगे। ये आगे के टॉपिक हैं, वो डे बाय डे हम कवर कर लेंगे, बट डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूज़ करेंगे इस सारे नॉलेज का जो इस क्लास में हमने लिए। तब तक के लिए पेज नंबर 24 पेज नंबर 36 का होमवर्क है आपका, इसको ईमानदारी से करिए। फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास।